जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एजुकेशन ग्लोबल स्टडी पर। फ्रेंड्स, इस क्लास में हम लोग रिवीजन करने वाले हैं एनसीईआरटी एवं एससीईआरटी पर आधारित कक्षा 6 से लेकर 12 तक के रुक्मिणी पब्लिकेशन के क्लास नोट्स से हिस्ट्री वाले टॉपिक को हम लोग रिवीजन करने वाले हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो आइए टाइम को बिना बर्बाद किए शुरू करते हैं आज की क्लास। आधुनिक भारत के इतिहास को हम लोग देखने वाले हैं। सबसे पहले देखते हैं परिचय। 1817 में स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल ने 3 खंडों में ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया नामक एक किताब लिखी। यहाँ से प्रश्न पूछा गया है कि ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया किसकी पुस्तक है। तो जेम्स मिल, आपको ध्यान रखना है, ये जेम्स मिल का पुस्तक है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ठीक है, ये कौन थे? तो ये थे स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक थे। ठीक है, इस किताब में उन्होंने भारत के इतिहास को हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश इन 3 कालखंडों में बांटा था। ठीक है, ब्रिटिश का मतलब ये सभ्यकाल ये लोग समझते थे। भारतीय इतिहासकार भारतीय इतिहास को आमतौर पर प्राचीन, मध्यकालीन तथा आधुनिक काल में बांटकर देखते हैं। जैसा कि हम लोग पढ़ते हैं, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक, ये भारतीय इतिहासकारों के द्वारा बांटा गया है। यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन देखते हैं। मुगल बादशाहों में औरंगजेब आखिरी शक्तिशाली बादशाह था। 1707 में उसकी मृत्यु के बाद बहुत सारे सूबेदारों ने अपनी क्षेत्रीय रियासतें कायम कर ली थी। 1707 यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, औरंगजेब की मृत्यु ही। ये प्रश्न पूछा गया था कि औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी, तो 1707 में बिहार एसआई में अभी पूछा गया प्रश्न है। सन 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम से चार्टर अर्थात इजाज़तनामा हासिल किया था। कब किया था? तो 1600, आपको ध्यान रखना है, जिससे कंपनी को पूरब से व्यापार करने का प्रारंभ में 15 वर्षों के लिए एकाधिकार मिला था। ठीक है, 15 वर्षों के लिए एकाधिकार मिला था। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सामान्य अध्ययन के सभी टॉपिक को हम लोग एक एक करके रिवीजन करने वाले हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अंग्रेजों के भारत आने से पूर्व ही पुर्तगाल के खोजी यात्री वास्को डी गामा ने 17 मई 1498, 17 मई की जगह किसी किसी बुक में 20 मई भी दिया रहता है, तो इसके लिए आपको कन्फ्यूजन होने का नहीं ज़रूरत है। एग्जाम में कोई एक ही देखने को मिलने वाला है। भारत तक पहुंचने हेतु केप ऑफ गुड होप मार्ग का पता लगाया था। 17वीं शताब्दी की शुरुआत तक डच भी हिंद महासागर में व्यापार की संभावनाएं तलाशने लगे थे। तत्पश्चात फ्रांसीसी व्यापारी भी आए थे। ये यूरोपीय कंपनियां काली मिर्च, लौंग, इलायची और दालचीनी, ये ध्यान देना है आपको, काली मिर्च, लौंग, इलायची और दालचीनी आदि का व्यापार करते थे। पहली इंग्लिश फैक्ट्री बंगाल में सूबेदार शाह शुजा के फरमान पर 1651 में हुगली नदी के किनारे ब्रिजमैन की अध्यक्षता में शुरू हुई थी। कब हुई थी? तो 1651 में ब्रिजमैन की अध्यक्षता में। कंपनी के व्यापारी यहीं से अपना काम चलाते थे। इन व्यापारियों को उस ज़माने में फैक्टर कहा जाता था। इन व्यापारियों को क्या कहा जाता था? तो ये फैक्टर शब्द ध्यान रखना है, फैक्टर कहा जाता था। व्यापार के प्रसार के साथ ही कंपनी ने सौदागरों और व्यापारियों को फैक्ट्री के आसपास आकर बसने के लिए प्रेरित किया। व्यापार के प्रसार के साथ ही कंपनी ने सौदागरों और व्यापारियों को फैक्ट्री के आसपास आकर बसने के लिए प्रेरित किया। आगे बात करते हैं। 1696 तक कंपनी इस आबादी के चारों तरफ एक किला बनाना शुरू किया था। कालांतर में अंग्रेजों ने मुगल अफसरों से गोविंदपुर, सूतानाती व कालीकट गांवों की जमींदारी खरीद ली। यही क्षेत्र कलकत्ता नाम से जॉब सरनाक के नेतृत्व में विकसित हुआ। ये भी प्रश्न बहुत बार पूछा है कि कलकत्ता नगर की स्थापना किसने की थी, तो ये जॉब सरनाक के द्वारा। जॉब सरनाक, आपको ध्यान रखना है। अब इसे कोलकाता के नाम से जाना जाता है। देशों के खोजकर्ता समुद्री मार्ग, इससे बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो एक नज़र देखते हैं। खोजकर्ता, देश और वर्ष। बार्थोलोम्यू डियाज ये केप ऑफ गुड की होप कब किए थे? तो 1488 ईस्वी में किए थे।
कोलंबस, क्रिस्टोफर कोलंबस अमेरिका की खोज 1492 में, ध्यान दीजिएगा 1492 में अमेरिका की खोज, और केप ऑफ गुड की खोज 1488 में डियाज के द्वारा, कोलंबस के द्वारा अमेरिका और भारत की खोज, भारत के समुद्री मार्ग की खोज वास्को डिगामा के द्वारा 1498 में, ठीक है, ये समुद्री मार्ग की खोज करता है। तस्मान न्यूजीलैंड के समुद्री मार्ग की खोज 1642 में, और तस्मानिया की खोज भी 1642 में तस्मान के द्वारा। कैप्टन जेम्स कुक ऑस्ट्रेलिया की समुद्री मार्ग की खोज 1770 ईस्वी में किए थे। ये पॉइंट आपको ध्यान देना है, ठीक है, 2 बार देखिएगा, सारे आपको याद हो जाएंगे। भारत में विदेशी कंपनियों के आगमन से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो देखते हैं। कंपनी का नाम है, देश, स्थापना, भारत में प्रथम फैक्ट्री और स्थापना वर्ष। तो पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, एस्टाडो द इंडिया, ये पुर्तगाल देश की है, ठीक है, 1498 ईस्वी में, 1498 में इसकी स्थापना हुई थी पुर्तगाल में, और भारत में 1603 में, ठीक है। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना ब्रिटेन के द्वारा 1599 में, ठीक है, 1599 में ब्रिटेन में हुई थी, और भारत में प्रथम फैक्ट्री सूरत में, और 1608 में नियमित रूप से 1612 हुआ था, ठीक है, नियमित रूप से 1612। ये 1608 वाला असफल रहा था, इसलिए ये दोनों डेट दिया हुआ है। सूरत में पहला फैक्ट्री, और पुर्तगाली का कोचीन में, ठीक है। यूनाइटेड टेस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड्स, यानी कि डचों का, हॉलैंड के ये थे, हॉलैंड में 1602 ईस्वी में, और भारत में 1605 में। मछलीपट्टनम में पहली बार ये स्थापित किए थे, भारत के मछलीपट्टनम में, कब, तो ये 1605 ईस्वी में। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी, डेनमार्क के द्वारा 1616 में स्थापना, ट्रैम्बेकोर होगा, ठीक है, 1620 ईस्वी में। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, द इंडियन ओरिएंटलेस, फ्रांस के द्वारा 1664 में, और भारत में 1668 में। कहाँ पर, तो ये सूरत में, आपको ध्यान रखना है, सूरत में अंग्रेज का भी और फ्रांसीसी का भी। मछलीपट्टनम में डच का, कोचीन में पुर्तगाल का, ट्रैम्बकोर में डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी 1620 ईस्वी में, ये आपको ध्यान देना है। भारत के 4 महानगर, इससे प्रश्न पूछे जाते हैं, और उनके संस्थापक एक नज़र में देखते हैं। मद्रास शहर के संस्थापक थे फ्रांसिस डे, 1639 ईस्वी में स्थापित किए थे। बॉम्बे के गराल्ड ओंगियार, ठीक है, 1669 में, 69 से 77 के बीच में। कलकत्ता का जॉब चौर्नक हम लोग ऊपर देख चुके हैं 1690 ईस्वी में। और नई दिल्ली का एडविन लुटियंस व हर्बर्ट बेकर, ये दोनों के द्वारा नई दिल्ली की स्थापना 1612 से 30 ईस्वी में की गई है, ठीक है। उत्तरवर्ती मुगल काल, आगे बात करते हैं। बादशाह औरंगजेब ने दक्कन में 1679 से लंबी लड़ाई लड़ते हुए साम्राज्य के सैन्य और वित्तीय संसाधनों को बहुत अधिक खर्च कर दिया था, ठीक है। औरंगजेब ने दक्कन में लंबी लड़ाई लड़ते हुए साम्राज्य के सैन्य और वित्तीय संसाधनों को बहुत अधिक खर्च कर दिया था। औरंगजेब के उत्तराधिकारियों के शासनकाल में साम्राज्य के प्रशासन की कार्यकुशलता समाप्त होने लगी, और मनसबदारों के शक्तिशाली वर्गों को बस में रखना केंद्रीय सत्ता के लिए कठिन हो गया। सूबेदार के रूप में नियुक्त अभिजात राजस्व और सैन्य प्रशासन, दीवानी एवं फौजदारी दोनों कार्यालयों पर नियंत्रण रखते थे। सूबेदार के रूप में नियुक्त अभिजात राजस्व और सैन्य प्रशासन में आ जाएगा, दीवानी और फौजदारी दोनों कार्यालयों पर नियंत्रण रखते थे। ईरान के शासक नादिर शाह ने 1739 में दिल्ली पर आक्रमण किया और संपूर्ण नगर को लूटकर वहां बड़ी मात्रा में धन दौलत ले गया। कौन लूट किया था? तो ये नादिर शाह ने 1739 में दिल्ली पर आक्रमण करके बहुत सारे धन दौलत को लूटकर अपने साथ लेकर चला गया था ईरान, ठीक है।
नादिर शाह के आक्रमण के बाद अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली के आक्रमणों का तांता लगा रहा। ठीक है, नादिर शाह के बाद अफगान के शासक अहमद शाह अब्दाली के आक्रमणों का तांता लगा रहा। उसने तो 1748 से 1761 के बीच 5 बार उत्तरी भारत पर आक्रमण किया और लूटपाट मचाई। ठीक है, 5 बार आक्रमण करके लूटपाट मचाई थी। 1748 से 1767 के मध्य 7-8 बार आक्रमण किया था। बेहद अपमानजनक स्थिति तब पैदा हो गई जब 2 मुगल बादशाह फर्रुखसियर और आलमगीर द्वितीय की हत्या हो गई और 2 अन्य बादशाहों अहमद शाह 1748 से 54 के बीच और शाह आलम द्वितीय को उनके अभिजातों ने अंधा कर दिया। ठीक है, राजपूतों की वतन जागीरी। आगे बात करते हैं। राजपूत घराने विशेष रूप से अंबर और जोधपुर के राजघराने मुगल व्यवस्था के विशिष्टता के साथ सेवारत रहे थे। ये कौन थे? तो ये जोधपुर के घराने मुगल व्यवस्था में विशिष्टता के साथ सेवारत रहे थे। ये थे राजपूत घराने। बदले में उन्हें अपनी वतन जागीरों पर पर्याप्त स्वायत्तता का आनंद लेने की अनुमति मिली हुई थी। जोधपुर के राजा अजीत सिंह ने भी मुगल दरबार की गुटिया राजनीति में अपने पैर फंसा दिए। मेवाड़ एकमात्र ऐसा राजपूत राज्य था जिसने मुगल सत्ता को चुनौती दी थी। मेवाड़ एकमात्र ऐसा राजपूत राज्य था जिसने मुगल सत्ता को चुनौती दी। अकबर के टाइम भी आप लोग पढ़े होंगे कि ये इस पर आक्रमण किया था लेकिन सफल नहीं हो पाया था। महाराणा प्रताप 1572 में उदयपुर तथा मेवाड़ के बड़े क्षेत्र पर नियंत्रण के साथ मेवाड़ की राजगद्दी पर आसीन हुए थे 1572 में। ठीक है, जोधपुर के राजा अजीत सिंह को गुजरात की सूबेदारी और अंबर के सवाई राजा जयसिंह को मालवा की सूबेदारी मिल गई। बादशाह जहांदार शाह ने 1713 ईस्वी में इन राजाओं के इन पदों का नवीकरण कर दिया। आगे बात करते हैं। जोधपुर राजघराने ने नागौर को जीत लिया और अपने राज्य में मिला लिया। दूसरी ओर अंबर ने भी बूंदी के बड़े बड़े हिस्सों पर अपना कब्जा कर लिया। सवाई राजा जयसिंह ने जयपुर में अपनी नई राजधानी स्थापित की और उसे 1722 में आगरा की सूबेदारी दे दी गई। ठीक है, 1740 के दशक से राजस्थान में मराठों के अभियानों ने इन रजवाड़ों पर भारी दबाव डालना शुरू कर दिया जिससे उनका अपना विस्तार आगे होने से रुक गया था। ठीक है, मराठों के अभियानों ने इन रजवाड़ों पर भारी दबाव डाला था 1740 के लगभग, जिससे इनका विस्तार रुक गया था। 18वीं शताब्दी के नवीन स्वायत्त राज। ठीक है, एनसीईआरटी एससीईआरटी अगर आप नहीं भी पढ़े हैं, इतना कर लेते हैं तो एक भी प्रश्न आपका सामान्य अध्ययन से नहीं छूटने वाला है। आगे बात करते हैं। 1765 तक ब्रिटिश सत्ता ने पूर्वी भारत के बड़े बड़े हिस्सों को सफलतापूर्वक हड़प लिया था। 18वीं शताब्दी एक ऐसी अवधि थी जब भारत में राजनीतिक परिस्थितियां अपेक्षाकृत एक छोटे से समयांतराल में बड़ी तेजी से अचानक बदलनी शुरू हो गई थी। ठीक है, 18वीं शताब्दी एक ऐसी अवधि थी जब भारत में राजनीतिक परिस्थितियां अपेक्षाकृत एक छोटे से समयांतराल में बड़ी तेजी से अचानक बदलती शुरू हो गई थी। नए राज्यों के उदय। 18वीं शताब्दी के दौरान मुगल साम्राज्य धीरे धीरे कई स्वतंत्र क्षेत्रीय राज्यों में बिखर गया। मोटे तौर पर 18वीं शताब्दी के राज्यों को 3 परस्पर व्यापी समूहों में बांटा जा सकता है: अवध, बंगाल व हैदराबाद। ठीक है, अवध, बंगाल और हैदराबाद जैसे वे राज्य जो पहले मुगल प्रांत थे। ऐसे राज्य जो मुगलों के पुराने शासनकाल में वतन जागीरों के रूप में काफ़ी स्वतंत्र थे। इनमें कई राजपूत प्रदेश भी शामिल थे। तीसरी श्रेणी में मराठों, सिखों तथा जाटों के राज्य आते थे। पहली श्रेणी में अवध, बंगाल व हैदराबाद। ठीक है, दूसरी श्रेणी में मुगलों के पुराने शासनकाल में वतन जागीरों के रूप में काफ़ी स्वतंत्र थे। और तीसरा मराठों, सिखों तथा जाटों के राज्य आते थे। पुराने मुगल प्रांत से देखते हैं। देखिए, पुराने मुगल प्रांतों से जिन उत्तराधिकारी राज्यों का उद्भव हुआ उनमें से 3 राज्य प्रमुख थे: अवध, बंगाल और हैदराबाद।
अवध, बंगाल और हैदराबाद ध्यान रखना है आपको। ये तीनों ही राज्य उस मुगल अभिजातों द्वारा स्थापित किए गए थे। इन तीनों राज्यों के संस्थापक शहादत खान अवध के संस्थापक, ठीक है, मुर्शिद कुली खान बंगाल के और आसफ जाह हैदराबाद ऐसे व्यक्ति थे जिनका मुगल दरबार में ऊंचा स्थान था, ठीक है, बाद में ये टूटे हुए थे। आसफ जाह और मुर्शिद कुली खान दोनों को 7,000 जात का दर्जा मिला हुआ था, जबकि शहादत खान की जात का दर्जा 6,000 था। हैदराबाद के बारे में देखते हैं। देखिए, निज़ाम उल मुल्क आसफ जाह जिसने हैदराबाद राज्य की स्थापना की थी, कब की थी, तो ये 1724 से 48 के बीच। नेक्स्ट बात करते हैं, मुगल बादशाह फ़र्रुखसियर के दरबार का एक अत्यंत शक्तिशाली सदस्य था। मुगल बादशाह फ़र्रुखसियर के दरबार का एक अत्यंत शक्तिशाली सदस्य था, ठीक है। मुगल का बादशाह कौन था? फ़र्रुखसियर। उस टाइम ये सशक्त शक्तिशाली सदस्य था, अत्यंत शक्तिशाली सदस्य। उसे सर्वप्रथम अवध की सूबेदारी सौंपी गई थी और बाद में उसे दक्कन का कार्यभार दे दिया गया था। 1720 से 22 के मध्य ही दक्कन प्रांतों का सूबेदार होने की वजह से आसफ जाह के पास पहले से ही राजनीतिक और वित्तीय प्रशासन का पूरा नियंत्रण था। आगे बात करते हैं, दक्कन में होने वाले उपद्रवों और मुगल दरबार में चल रही प्रतिस्पर्धा का फायदा उठाकर उसने सत्ता हथियाई तथा उस क्षेत्र का वास्तविक शासक बन गया था। दक्कन में होने वाले उपद्रव और मुगल दरबार में चल रही प्रतिस्पर्धा का फायदा उठाकर वे सत्ता अपने हाथ में ले लिए थे और वहां का वास्तविक शासक बन गए थे। हैदराबाद राज्य पश्चिम की ओर मराठों के विरुद्ध और पठारी क्षेत्र की स्वतंत्र तेलुगु सेना नायकों के साथ युद्ध करने में सदा संलग्न रहता था, ठीक है। निजाम के पास 400 हाथियों की सवारी थी। उसके आसपास कई हजार घुड़सवार रहते थे। इन अत्यंत कुशल और अति सुंदर सजे हुए सवारों का सांकेतिक वेतन 100 से ज़्यादा है, ठीक है। अवध बुरहान उल मुल्क शहादत खान को 1722 में अवध का सूबेदार नियुक्त किया गया था। बुरहान उल मुल्क शहादत खान को 1722 में अवध का सूबेदार नियुक्त किया गया था। मुगल साम्राज्य के विघटन होने पर जो राज्य बने उनमें यह राज्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण राज्यों में से एक था। ये अवध की बात हो रही है, ठीक है। अवध एक समृद्धशाली प्रदेश था जो गंगा नदी के उपजाऊ मैदान में फैला हुआ था और उत्तरी भारत तथा बंगाल के बीच व्यापार का मुख्य मार्ग उसी में से होकर गुजरता था। बुरहान उल मुल्क ने भी अवध की सूबेदारी, दीवानी और फौजदारी एक साथ अपने हाथ में ले ली और सूबे के राजनीतिक, वित्तीय और सैनिक मामलों का एकमात्र कर्ता धर्ता बन गया। बुरहान उल मुल्क ने अवध क्षेत्र में मुगल प्रभाव को कम करने की कोशिशों के चलते मुगलों द्वारा नियुक्त अधिकारियों की संख्या में कटौती कर दी थी, ठीक है। अधिकारियों की संख्या में कटौती कर दी थी। क्यों किया था? तो देखिए, ये मुगल प्रभाव को कम करने की कोशिश की गई थी। धोखाधड़ी को रोकने के लिए जागीर अधिकारियों के खाते और लेखों की जांच की गई। उसने अनेक राजपूत जमींदारों और रुहेलखंड के अफगानों की उपजाऊ कृषि भूमि को अपने राज्य में मिला लिया था, ठीक है। जमींदारों और रुहेलखंड के अफगानों की उपजाऊ कृषि भूमियों को अपने राज्य में मिला लिया था। राजस्व का ठेका सबसे ऊंची बोली लगाने वाले इजारेदार को देता था। इजारेदार राज्यों को एक निश्चित रकम के भुगतान का वचन देते थे। इजारेदार राज्यों को एक निश्चित रकम के भुगतान का वचन देते थे। बंगाल के बारे में देखते हैं। तो देखिए, 18वीं सदी की शुरुआत में मुर्शिद कुली खान, जो कि 1717 से 27 के बीच स्वतंत्र बंगाल राज्य की स्थापना की थी। आगे चलकर अली वर्दी खान और फिर सिराजुद्दौला 1756 में बंगाल का नवाब बने थे। कंपनी को सिराजुद्दौला की सख्ती से भय था, ठीक है। कंपनी को सिराजुद्दौला की सख्ती से भय था। सिराजुद्दौला की जगह कंपनी कठपुतली नवाब बनाने की इच्छा रखती थी। 23 जून 1757, ये डेट मोस्ट इम्पोर्टेंट है।
रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना और सिराजुद्दौला के बीच प्लासी का युद्ध हुआ था। ठीक है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो 23 जून 1757 ईस्वी को, जिसमें मीर जाफर सिराजुद्दौला का सेनापति था, ठीक है, ने अंग्रेजों का साथ दिया था। ये अंग्रेजों का साथ दिया था। प्लासी का युद्ध भारत में कंपनी की पहली जीत थी। ये कंपनी की पहली जीत थी, प्लासी का युद्ध है, जो कि 1757 में हुआ था 23 जून को। सिराजुद्दौला को मारकर मीर जाफर 1757 से 60 ईस्वी को नवाब बनाया गया। ठीक है, ये 3 वर्षों तक यहाँ का नवाब रहा था मीर जाफर। जब कालांतर में मीर जाफर ने कंपनी का विरोध किया तो कंपनी ने उसे हटाकर मीर कासिम को 1760 से 63 को नवाब बनाया। ठीक है, जब मीर कासिम अंग्रेजों को परेशान करने लगा तो अंग्रेजों ने 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर की लड़ाई में मीर कासिम अवध के नवाब सिराजुद्दौला एवं मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के संयुक्त सेना को पराजित कर दिया। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है कि ये 1764 में बक्सर की लड़ाई के समय कौन कौन से थे? तो कौन थे? मीर कासिम अवध के नवाब सिराजुद्दौला एवं मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय। ठीक है, शाह आलम द्वितीय आपको ध्यान रखना है। ये तीनों की संयुक्त सेना लड़ाई लड़ रही थी और पराजित हो गई। उसे बंगाल से बाहर कर दोबारा मीर जाफर को नवाब बनाया गया। अब नवाब को हर महीने 5 लाख रुपए कंपनी को चुकाना होता था। अंततः इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? ये डेट मोस्ट इम्पोर्टेंट है, 12 अगस्त 1765 को। ठीक है, किनके बीच? तो मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा, ये तीनों आपको ध्यान रखना है, पूछा गया प्रश्न है कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा का दीवानी अधिकार नियुक्त किया गया था। देश शासन यहाँ से आरंभ हुआ था 1765 से 72 ईस्वी तक। नेक्स्ट बात करते हैं, प्लासी युद्ध के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने भारत में बेहिसाब दौलत जमा कर ली थी। रॉबर्ट क्लाइव कौन था? तो ये था गवर्नर था। ठीक है, 1767 में वह 2 बार गवर्नर रहने के बाद हमेशा के लिए भारत से रवाना हुआ था। 2 बार गवर्नर रहा था रॉबर्ट क्लाइव। बंगाल का प्रथम गवर्नर भी इसी को कहा जाता है, मतलब था रॉबर्ट क्लाइव। ये 2 बार रहा था। 1772 में ब्रिटिश संसद में रॉबर्ट क्लाइव को खुद भ्रष्टाचार के आरोप पर सफाई देनी पड़ी थी। ठीक है, ये बहुत ही भ्रष्ट था, इसको संसद में भ्रष्टाचार पर सफाई देनी पड़ी थी। कहाँ की संसद? तो ये ब्रिटिश की संसद में। ठीक है, 1774 में क्लाइव ने आत्महत्या कर ली थी। ठीक है, ये डिप्रेशन में आकर इसने आत्महत्या कर ली थी 1774 में। 1798 से 1805 तक रिचर्ड वेलेस्ली गवर्नर जनरल था। उस समय अवध के नवाब सहायक सेना के एवज में पैसा न अदा करने पर कंपनी ने 1801 में नवाब को अपना आधा इलाका कंपनी को सौंपने हेतु विवश किया था। ठीक है, मैसूर के बारे में देखते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 1761 से 1799 ईस्वी तक का समय। हैदर अली 1761 से 82 तक ये शासन किया था मैसूर पर। 1755 में हैदर अली 61 में जन्म हुआ था। ठीक है, और 61 से 82 तक ये शासन किया था। ठीक है, 61 में शासक बना था और 82 में मृत्यु हुई थी। 1755 में हैदर अली डिंडीगुल किले का फौजदार बना था। ठीक है, 1761 में वो मैसूर का शासक था। हैदर ने प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेजों को हराया था। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में जनरल आयरकूट ने पोर्टोनोवा के युद्ध में 1781 ईस्वी में हैदर अली को हराया था। ठीक है, जनरल आयरकूट ने पोर्टोनोवा के युद्ध में हैदर अली को हराया था 1781 में। पोर्टोनोवा का युद्ध बहुत बार पूछा गया है, कब हुआ था? तो 1781 ईस्वी में हुआ था। टीपू सुल्तान देखिए 1782 से 99 ईस्वी तक ये शासन किया था। इसके नेतृत्व में मैसूर काफ़ी ताकतवर हो चुका था। मालाबार तट से कंपनी काली मिर्च और इलायची खरीदती थी। 1785 में टीपू ने अपने रियासत के बंदरगाह से चंदन की लकड़ी, काली मिर्च और इलायची का निर्यात रोक दिया।
टीपू ने भारत में फ्रांसीसी व्यापारियों से घनिष्ठ संबंध विकसित किए और उनकी मदद से अपनी सेना का आधुनिकीकरण किया। किनकी सहायता से प्रश्न पूछा गया है, तो फ्रांसीसियों के साथ। ठीक है। टीपू को शेर मैसूर भी कहा जाता है। उनके राजसी झंडे पर शेर की तस्वीर होती थी। राजसी झंडे पर शेर की तस्वीर होती थी। मैसूर के साथ अंग्रेजों की 4 बार जंग हुई थी। ये देखते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 1767 से 69। ठीक है। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, इसमें मद्रास की संधि के तहत समाप्त किया गया था। मद्रास की संधि 1780 से 84 में। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध मंगलोर की संधि से समाप्त हुई थी। ठीक है। 1790 से 92 में तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध श्रीरंगपट्टनम की संधि और 1799 में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध श्रीरंगपट्टनम का युद्ध सहायक संधि हुई थी। जी ठीक है। मद्रास की संधि प्रथम में, द्वितीय में मंगलोर और श्रीरंगपट्टनम तृतीय मैसूर युद्ध के समय। आगे बात करते हैं श्रीरंगपट्टनम के अंतिम युद्ध में 4 मई 1799 को टीपू सुल्तान मारे गए और मैसूर का राजकाज पुराने वाडीवार राजवंश के कृष्णराज तृतीय को सौंप दिया गया। उसी टाइम से दैध शासन यहाँ से प्रारंभ हो गया था। ठीक है। मराठा पेशवा के बारे में देखते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इस टॉपिक से तो प्रश्न पूछे ही जाते हैं, जहाँ भी सामान्य अध्ययन का टॉपिक है। 1713 से 1818 तक है। ठीक है। 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में हार के बाद दिल्ली से देश का शासन चलाने का मराठों का सपना चूर चूर हो गया। मराठा साम्राज्य कई राज्यों में बट गया। सिंधिया ग्वालियर में, होलकर इंदौर में, गायकवाड़ बड़ौदा में और भोसले नागपुर में। ठीक है। ये 5 क्षेत्रों में बट गया था मराठा साम्राज्य। ये सारे सरदार एक पेशवा यानी कि सर्वोच्च मंत्री के अंतर्गत एक कन्फेडरेसी के सदस्य थे। कन्फेडरेसी के सदस्य थे। पेशवा इस राज्य मंडल का सैनिक और प्रशासनिक प्रमुख होता था और पुणे में रहता था। ठीक है। पुणे में रहता था पेशवा। राज्य मंडल का सैनिक और प्रशासकीय प्रमुख होता था। महादजी सिंधिया और नाना फडणवीस 18वीं सदी के आखिर के दो प्रसिद्ध मराठा योद्धा और राजनीतिज्ञ थे। ठीक है। सिंधिया और फडणवीस 18वीं सदी के ये 2 मराठा योद्धा और राजनीतिज्ञ थे। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध यह 1775 से 82 के बीच हुआ था। 1782 में सालाबाई की संधि के द्वारा खत्म हुआ, जिसमें कोई पक्ष नहीं जीत पाया था। ठीक है। सालबाई की संधि हुई थी, इसमें कोई भी पक्ष नहीं जीत पाया था। दूसरा अंग्रेज मराठा युद्ध हुआ था 1803 से 5 की ईस्वी में। इसमें उड़ीसा और यमुना के उत्तर में स्थित आगरा व दिल्ली सहित कई भूभाग अंग्रेजों के कब्जे में आ गए थे। ठीक है। 1817 से 19 के तीसरे अंग्रेज मराठा युद्ध में पेशवा को पुणे से हटाकर कानपुर के पास बिठूर में पेंशन पर भेज दिया गया। इस युद्ध के बाद विंध्य के दक्षिण में स्थित पूरे भूभाग पर कंपनी का नियंत्रण स्थापित हो गया। अंग्रेजों की नीतियाँ देखते हैं। सरोजता की नीति। 19वीं सदी की शुरुआत से कंपनी ने क्षेत्रीय विस्तार की आक्रामक नीति अपनाई। हेस्टिंग्स के नेतृत्व में सरोजता की नीति शुरू की गई। ठीक है। सरोजता के प्रयास में अंग्रेजों ने कीतुर जो कि अभी कर्नाटक के नाम से आप लोग जानते हैं, राज्य को हड़पने का प्रयास किया, तो रानी चेन्नम्मा ने डटकर विरोध किया। 1824 में चेन्नम्मा को गिरफ्तार कर लिया गया और 1829 में जेल में चेन्नम्मा की मृत्यु हो गई थी। चेन्नम्मा के बाद संगोली के चौकीदार रायत्रा ने प्रतिरोध जारी रखा। रायत्रा को 1830 में फांसी की सजा दे दी गई। आगे बात करते हैं 1830 के दशक में ईस्ट इंडिया कंपनी रूस के प्रभाव से डरी हुई थी। ठीक है। ये प्रश्न पूछा गया था।
इसी डर के चलते अंग्रेजों ने 1839 से 42 के बीच अफगानिस्तान के साथ लंबी लड़ाई लड़ी और वहां अप्रत्यक्ष कंपनी शासन स्थापित कर लिया। ठीक है, 1839 से 42 के बीच अफगानिस्तान के साथ लंबी लड़ाई लड़ी और वहां अप्रत्यक्ष कंपनी शासन स्थापित कर लिया। 1843 ईस्वी में चार्ल्स नेपियर ने सिंध विजय किया। ये बीपीएससी में पूछा हुआ प्रश्न है कि सिंध पर किसने विजय किया था प्राप्त, तो नेपियर ने, चार्ल्स नेपियर ने। एलन वरो ने सिंध को ब्रिटिश भारत में मिला लिया था। एलन वरो के द्वारा सिंध को ब्रिटिश भारत में मिला लिया गया था। प्रश्न पूछा जाएगा कि किसने सिंध को ब्रिटिश भारत में मिलाया, तो एलन वरो ने। ठीक है, सिंध पर विजय किसने प्राप्त किया, तो नेपियर ने। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 से 46 ईस्वी में और द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848 से 49 ईस्वी में। अंग्रेज सिख युद्ध के पश्चात मार्च 1849 में अंग्रेजों ने पंजाब का भी अधिग्रहण कर लिया था। ठीक है, विलय नीति देखते हैं, इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो 1848 से 56 के बीच डलहौजी के शासनकाल में विलय नीति अपनाया गया। इस नीति के द्वारा 17/1848 में, ये देखिए डेट यहाँ से आपको ध्यान रखना है कि किसको कब विलय किया गया था, क्योंकि बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है। 17 को 1848 में, ठीक है, जैतपुर व संबलपुर को 1849 में, बघाट को 1850 में, उदयपुर जो कि एमपी में है 1852 में, झांसी को 1853 में ही। ठीक है, नागपुर को 1854 में और करौली को 1855 में ब्रिटिश भारत में मिला लिया गया था। आगे बात करते हैं, अवध को 1856 में कुशासन के आधार पर मिला लिया गया था। कुशासन के आधार पर 56 में अवध को, ठीक है, 53 में झांसी को। ये दोनों प्रश्न बहुत बार पूछे गए हैं। 17 को 48 में ध्यान रखना है आपको। वीर सुरेंद्र साय संबलपुर के महाराजा मधुकर साय के वंशज थे। नए शासन की स्थापना क्या है देखते हैं। गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स के समय तक कंपनी को बंगाल, बम्बई और मद्रास में भी सत्ता हासिल कर ली थी। ठीक है, एडमंड बर्क द्वारा वारेन हेस्टिंग्स पर ब्रिटिश संसद में महाभियोग का मुकदमा चलाया गया, जो 7 साल सलाह पारित नहीं हुआ। हेस्टिंग्स ने 1772 में एक नई न्याय व्यवस्था शुरू किया, जिसके तहत हर जिले में फौजदारी और दीवानी अदालत की स्थापना की गई। दीवानी अदालतों के प्रमुख यूरोपीय जिला कलेक्टर होते थे। कौन होते थे, तो यूरोपीय जिला कलेक्टर होते थे दीवानी अदालतों के प्रमुख। फौजदारी अदालतें काजी और मुफ्ती के अंतर्गत था, जो कलेक्टर की निगरानी में काम करते थे। ठीक है, धर्मशास्त्रों की शाखावार भिन्नता को खत्म करके समरूपता लाने हेतु 1775 में 11 पंडितों को भारतीय कानून का एक संकलन तैयार करने का काम सौंपा गया। 1778 तक यूरोपीय न्यायाधीशों के लिए मुस्लिम कानून की भी एक संहिता तैयार की गई थी। एनवी हालहेड ने हिंदू धर्मशास्त्र के नए संकलन का अंग्रेजी में अनुवाद किया। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत एक नए सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1774 में कलकत्ता में किया गया था। इसके अलावा कलकत्ता में अपीलीय अदालत, सदर निजामत अदालत की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो कब किया गया था सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना? 1774 में। 73 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत आपको ध्यान रखना है, क्योंकि बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है। जिलों में कलेक्टर सबसे बड़ा ओहदा होता था। उसका मुख्य काम लगान और कर इकट्ठा करना तथा कानून व्यवस्था बनाए रखना होता था। कंपनी की फौज, देखिए मुगल फौज मुख्य रूप से घुड़सवार और पैदल सेना थी। ठीक है,